हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यापथ में आप सभी का स्वागत है। और ये पॉलिटी का पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग 131 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय क्षेत्र कहाँ से लिया गया है? तो वह हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय क्षेत्र होता है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन पूछ लिया जाए, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो वह सभी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है, जिसको पहले पूर्व सोवियत संघ भी कहते थे। इसको अगर ऑप्शन में USSR दिया रहे तो उसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ पूर्व सोवियत संघ। ऑल आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइस। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में है। मतलब इसमें बताया जा रहा है भारतीय संघ एवं राज्य की एवं केंद्र संघ शासित क्षेत्रों की जो चर्चा है वह प्रथम अनुसूची में है। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते या राज्यपाल के वेतन, भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है? तो चौथे अनुसूची में विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है, याद रखिएगा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का संबंध का प्रावधान है? तो वह हो जाएगा 6ठी अनुसूची। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 6ठी अनुसूची में। BBI क्वेश्चन है। और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति
शक्तियों के बंटवारे की जानकारी किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की जानकारी किस अनुसूची से मिलती है? तो 7वीं अनुसूची से मिलती है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की जानकारी। संघ सूची में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। देश की रक्षा या विदेशी मामले, रेल, युद्ध, डाक आदि ये सब की सूची के विषय में शामिल हैं। तो ये सब संघ सूची में शामिल हैं। ठीक है। और राष्ट्र सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 61 है। कितना है? 61, 61। और संविधान लागू होने के समय कितना था? 66। और करेंट में कितना है? 61। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो याद रखिएगा 66 विषय थे। और वर्तमान पूछा जाए तो 61। राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय हैं? 61। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो लागू होने के समय 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची लागू होने के समय 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा आप लोग। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ये कई सारे एग्जामों में आ चुका है, जैसे बिहार सिविल कोर्ट प्यून में भी यह क्वेश्चन देखने को मिला था। और तो सिंधी को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। मैथिली, डोंगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा मैथिली, डोंगरी और बोडो, संथाली जैसे को 92 संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो यह प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, उसी समय जोड़ी गई थी। किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी विधियों का उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? तो 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में ये 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें दल बदल है, दल बदल अधिनियम कहते हैं इसको। और यह किस समय आया था और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। उस समय प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे। ठीक है। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय? 29। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1992। स्थानीय स्वशासन के विषयों की जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? तो याद रखिएगा नगर पालिका से जो संबंधित जानकारी है वह हमें 12वीं अनुसूची में मिलती है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18।
जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किस आधार पर किया गया था? तो जनमत संग्रह करके हुआ था, याद रखिएगा। तो देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन का मतलब भूमिका सर्वाधिक थी। ठीक है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडिया डेट इज भारत, यह जानकारी आर्टिकल 1 में मिलती है, याद रखिएगा। नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्य की सीमाओं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो यह अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किन अनुच्छेद में की गई है? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और नागरिकता की चर्चा 5 से 11 में है। यह सब क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, बार बार क्या ही बोलना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। और निर्वाचन किस आर्टिकल्स में? निर्वाचन 324 से 329 में है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेबीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो जेबीपी नाम से ही पता चलता है, जेबीपी सर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा। और राम लुल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य, प्रथम राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था, जो कि एक ही दिन एक ही मंथ में हुआ था। 1 मई को महाराष्ट्र भी गठन हुआ था, तो 1 मई को गुजरात भी गठन हुआ था, और दोनों 1960 में हुआ था। और नागालैंड का गठन कब हुआ था? नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963। और हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। महज 3 साल बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963, वहीं हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971, वहीं मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। अगर पूछा जाए मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन तो 21 जनवरी 1972। सिक्किम 75, सिक्किम का गठन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। सबसे ज़्यादा एग्जाम में सिक्किम के बारे में पूछा जाता है, जो कि सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भी आता है क्वेश्चन। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000, वहीं झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कलकत्ता। हम लोग क्षेत्रीय परिषद पर हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय मुंबई है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है तो लोगों को? तो भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वह 1955 ईस्वी में लाया गया था। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया था? तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान 1992 में दिया गया था। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होते हैं? तो भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि त्याग, समाप्ति एवं वंचित किया जाना। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं, त्याग, समाप्ति एवं वंचित किया जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज 200 ही तक करते हैं क्वेश्चन, अगले दिन इससे आगे करेंगे। तकरीबन इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे और सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, जिसमें कि पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको डरना नहीं है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और छोटे क्रिएटर को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की धमाकेदार वीडियो में। और आप लोग इस चैनल पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी वीडियो आती है, उसको भी देखा करें। कुछ वीडियो भी हिस्ट्री की भी डलाई। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा पॉलिटी में तो सारे सब्जेक्ट को कवर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। और एक बार और, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।